12th class. Today's topic is torque on electric dipole in uniform electric field. Okay, so let us consider this is the direction of electric field. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा कि उस रीजन में हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है. ठीक है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्ट्रेट यूनिफॉर्म डिस्टेंस पैरेलल लाइन से शो करते हैं. ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया और इसकी स्ट्रेंथ कितनी बेटा ई नॉट. इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव. यहाँ पे चार्ज मान लिया -q और यहाँ पे चार्ज मान लिया +q. ठीक है, एंड विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल आपको पता है कितनी, 2a. ठीक है, जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा. व्हाट विल बी द फोर्स? द फोर्स विल बी, क्या होगा फोर्स? QE. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? यहाँ पर बेटा हम ये मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करने का डायरेक्शन ही होगी इसकी फोर्स की. ठीक है, सेम इसी तरह से इसके कारण यहाँ पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम QE. अब ये फोर्स लगने के कारण इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट. द डाइपोल विल स्टार्ट टू रोटेट. जब ये डाइपोल रोटेट करेगा तो द फोर्स due to which an object produce turning effect is called torque. It means we have to calculate the torque. तो torque का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, आर्म ऑफ कपल. आर्म ऑफ कपल का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल हैं, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आर्म ऑफ कपल. तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूं ना. अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो क्या करूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं. ठीक है, ये आ गया आपका परपेंडिकुलर. तो जो ये डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, जो A एंड डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना. अब बेटा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा. क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना, तो एंगल थीटा, तो एंगल भी थीटा हो गया. अब फोर्स तो आप निकाल चुके हो, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे आप, इन ट्रायंगल ANB. इन ट्रायंगल ANB. अब जो चीज कैलकुलेट करनी है ऊपर लेते हैं हम, A मैंने ले लिया ऊपर AN. जो चीज गिवन है, गिवन क्या है ट्रायंगल के अंदर आपको, AB इज इक्वल टू कौन सा रेशो बन गया बेटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा. AB की जगह क्या पुट कर देंगे, 2a. तो यहां से AN की वैल्यू क्या है आपकी, 2a sin थीटा. ठीक है, अब टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. फोर्स की वैल्यू पुट की मैंने QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a sin थीटा. ठीक है, अब Q इनटू 2a क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, तो PE sin थीटा. अब बेटा डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन
इसको किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इट मींस टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू P एंड E, P और E। क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, जब आपने A क्रॉस B किया था तो एक वेक्टर C आया था और C की डायरेक्शन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर थी। और इसकी डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे हम। राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो ये आपका आ गया टॉर्क। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यदि हम पूछे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? ये मान लिया मेरा क्या है, सोर्स चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी आप कोई टेस्ट चार्ज या कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस पर फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, और जब वो मूव करेगा तो जो पाथ फॉलो करेगा वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड में जो टेस्ट चार्ज पाथ फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो, इसमें फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे रखोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखोगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रखोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यदि नेगेटिव चार्ज होता तो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, ठीक है। तो तीन चीज की पूछता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण, नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कारण, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये होगा सेकंड, और थर्ड टू इक्वल चार्ज, दो इक्वल चार्ज निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल लोगे तो कैसा होगा, देखो बेटा आप यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखोगे, ठीक है ना, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन इसका स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, नजदीक है तो वो इस साइड भागेगा, इस साइड भागेगा। जैसे जैसे इसका फोर्स कम होगा इसका ज्यादा होगा। एक पॉइंट क्या आएगा मिड में, जहां पर दोनों का सेम होगा, तो वहां से क्या होगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है ना। और तो बिल्कुल जो बेटा बीच में एक पॉइंट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नल पॉइंट। क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। और ये किस केस में होगा, जब दोनों के दोनों इक्वल चार्ज होंगे, सेम पोलैरिटी, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ केस हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। तो यहाँ पर टेस्ट रखोगे, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होंगी और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। तो चार बेसिक जो पूछे जाते हैं इनके डायग्राम बता दो। अब बताते प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बेटा तीनों चारों इलेक्ट्रिक सोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखा दे। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? स्ट्रेट। ये क्या है? कर्व, है ना? इसका मतलब इट में भी स्ट्रेट और कर्व, इट में भी स्ट्रेट और कर्व। सेकंड, अगर ये स्ट्रेट भी है और कर्व भी है तो किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देने के लिए क्या मेथड यूज करोगे आप? यदि मैं यहाँ पे पूछता हूँ पॉइंट ए पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट बी पे डायरेक्शन बताओ, पॉइंट बी पे डायरेक्शन बताओ, तो क्या करोगे आप? ड्रा ए टेंजेंट, है ना? टेंजेंट टू ए कर्व्ड लाइन gives the direction at that point। ठीक है ना? किसी भी कर्व लाइन पे आपको ये डायरेक्शन निकालनी तो क्या करो आप? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहां से स्टार्ट होती है? कहां पे टर्मिनेट हो रही है? स्टार्ट टू पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है? बोलो। टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट, टू लाइन नेवर इंटरसेक्ट, वाई? इसका रीजन लिखना है बेटा अपने साथ में। अब देखो बेटा, यदि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इस तरह से टच कर रही है पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है ना? अब इस पॉइंट पी पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं आपसे तो क्या कहोगे आप? सर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा। तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों लाइन पे, ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर टेंजेंट दो टेंजेंट आए, तो दो टेंजेंट आते कितनी डायरेक्शन आई? दो। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो? नहीं। तो इसीलिए ये इसका रीजन एक्सप्लेन करना है, ठीक है? और इसकी कुछ प्रॉपर्टी और है, मेन मैंने बता दी, वे कर दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया वेक्टर। ठीक है, वैसे तो बेटा एरिया क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कैसे बना सकते हैं हम? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? यूनिट वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकंड थिंग, यूनिट वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई होगा उसके साथ डायरेक्शन ऐड कर देगा, और किसी भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन ऐड होगी तो क्या बन गया? वेक्टर। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, मान लो कोई भी एरिया है S मल्टीप्लाई बाय n कैप इज इक्वल टू एरिया वेक्टर S। ठीक है, ये क्या है आपका? यूनिट वेक्टर। अब सेकंड थिंग आप समझ रहे कि क्या है कि मान लिया ये कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन है S, इसका वेक्टर बनाना है, इसको मैंने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन गया ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। ठीक है ना? तो किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना? तो लिखने की जरूरत है, डायरेक्शन ऑफ area vector is always perpendicular to this surface area। जो भी सरफेस एरिया जिसका अपने एरिया वेक्टर बनाना है, क्या होगा? उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आती बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंपोर्टेंट टर्म बेटा, और ये टर्म
आगे के टॉपिक गोस थ्योरम इन दोनों का ही यूज चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग per unit area is called electric flux. It is denoted by phi. ठीक है, अब phi is equal to क्या जाएगा बेटा? E dot ds. E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है? एरिया। उस एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वही हमारा क्या कहलाएगा? फ्लक्स। ठीक है, अब बेटा इन दोनों को यदि मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या जाएगा? इसको s ले लो बेटा, सिंपल, ds नहीं s। तो e s जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो क्या आएगा बेटा? cos थीटा, है ना। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आता है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? स्केलर। इट मीन्स फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इसकी SI यूनिट क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला से निकाल लो, N न्यूटन फोर्स ML T-2 इंटू L स्क्वायर अपॉन A। इसको सोल्व कर दो, इसका क्या आएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे के टॉपिक में लेंगे ना बेटा, हम पढ़ेंगे जब इस एंगल को कैलकुलेट करना ही सबसे टिपिकल काम होगा। ठीक है, जिसको एंगल कैलकुलेट करना आ गया वो फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर लेगा नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अगला टॉपिक देखें, तो नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 times the charge enclosed by Gaussian surface। ठीक है, अब इसको समझो कि मान लो ये आपका कोई भी सोर्स चार्ज है और ये एक ऐसा सरफेस है जिस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम? गॉसियन सरफेस। क्या बोलेंगे हम? गॉसियन सरफेस। अब आपको मान लो इस सरफेस एरिया ds से क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जब ये एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एन कैप, इसी डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पर S लिख सकते हो। किसका? क्लोज सरफेस का, इसीलिए आप इसी इंटीग्रेशन में क्लोज साइन पुट करोगे। तो जो दो लाइन में डेफिनेशन लिखी है उसकी मैथमेटिकल नोटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज इन द, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो फ्लक्स के इक्वल होगा। ये पूरी गॉस थ्योरम की डेफिनेशन। ठीक है ना, जो वर्डिंग लिखी है उसको मैथमेटिकल नोटेशन है। ठीक है, अब इसका प्रूफ करके देखो तो प्रूफ क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो ई और डीएस के बीच का एंगल कैलकुलेट करो, सबसे मेन बात तो यही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है, दोनों इसके परपेंडिकुलर है ना। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू होगा 0 और cos 0 की वैल्यू होगी 1। तो क्या जाएगा, ई ds लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे बेटा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इनको निकाल दूं, ई इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल दूं मैं, वैल्यू। इस सोर्स चार्ज के कारण r डिस्टेंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, 1/4πr/0/r²। ये वैल्यू पुट कर दूंगा और ds इंटीग्रेशन, इस गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया जाएगा। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4πr²। तो e की वैल्यू तो मैंने पुट कर दी 1/4πr² इंटू ds का इंटीग्रेशन 4πr²। तो बेटा 4π से 4πr² से r² तक क्या आ गया, Q/ε0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अब इससे आगे इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे।